प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर एल.सी. सिन्हा, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय नवीन महाविद्यालय ठेलकड़ी, जिला राजनांदगांव। आज मैं बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत छायावादी काव्य की विशेषताएं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। प्रिय विद्यार्थियों, छायावाद का विकास द्विवेदी युगीन कविता के उपरांत हिंदी में हुआ। मोटे तौर पर छायावादी काव्य की समय सीमा सन 1918 से 1936 ईस्वी तक मानी जा सकती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी छायावाद का प्रारंभ सन 1918 ईस्वी को माना है, क्योंकि छायावाद के प्रमुख कवियों सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने अपनी रचनाएं लगभग इसी वर्ष के आसपास लिखनी प्रारंभ की थी। छायावादी काव्य का जन्म द्विवेदी युगीन काव्य की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ, क्योंकि द्विवेदी युगीन कविता विषयनिष्ठ, वर्णन प्रधान और स्थूल थी, जबकि छायावादी काव्य की कविताएं व्यक्तिनिष्ठ, कल्पना प्रधान और सूक्ष्म हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि प्रारंभ में छायावाद शब्द का प्रयोग व्यंग के रूप में उन कविताओं के लिए किया गया जो बाद में उन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया, जिनमें मानव और प्रकृति के सूक्ष्म सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान होता था और वेदना की रहस्यमय अनुभूति की लाक्षणिक और प्रतीकात्मक शैली में अभिव्यंजना की जाती थी। छायावाद की प्रमुख विशेषताएं कुछ प्रमुख साहित्यकारों ने जो दिया है वह आपके सामने प्रस्तुत है। कविवर जयशंकर प्रसाद जी छायावाद की परिभाषा देते हुए लिखते हैं, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति अभिव्यक्त होने लगती है, तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से जाना जाता है। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्यमय प्रतीक विधान तथा उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विवृति छायावाद की विशेषताएं हैं। डॉक्टर नगेंद्र जी लिखते हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। छायावाद एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है, जीवन के प्रति एक विशेष भावात्मक दृष्टिकोण है। डॉक्टर रामविलास शर्मा, जो कि प्रसिद्ध समालोचक हैं, वे छायावाद की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। इसी क्रम में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी परिभाषा देते हुए कहते हैं कि छायावाद के मूल में पाश्चात्य रहस्यवादी भावना अवश्य थी। इस श्रेणी की मूल प्रेरणा अंग्रेजी की रोमांटिसिज्म भावधारा की कविता से प्राप्त हुई थी और इसमें संदेह नहीं कि उक्त भावधारा की पृष्ठभूमि में
ईसाई संतों की रहस्यवादी साधना अवश्य थी। तो विद्यार्थियों, उक्त परिभाषाओं के आधार पर छायावादी काव्य के निम्नलिखित लक्षण इस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। पहला, छायावादी काव्य में रहस्यवादी प्रवृत्ति रहती है। दूसरा, छायावादी कविता प्रेम, सौंदर्य और प्रकृति का काव्य है। तीसरा, छायावाद में स्थूलता के स्थान पर सूक्ष्मता रहती है। चौथी विशेषता के रूप में हम कह सकते हैं कि छायावाद के शैली शिल्प एवं अभिव्यंजना पद्धति में नवीनता है। पांचवी विशेषता के रूप में कहा जा सकता है कि छायावाद में स्वानुभूति की प्रधानता होती है। छायावादी काव्य विषय वस्तु एवं शैली दोनों दृष्टि से अपने पूर्ववर्ती काव्य अर्थात द्विवेदी युगीन काव्य से बिल्कुल अलग है। इस काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियों का निरूपण हम यहाँ पर निम्न शीर्षकों के रूप में कर सकते हैं, जिसको क्रमशः इस प्रकार कहा जा सकता है। आत्माभिव्यंजना। छायावादी कवियों ने काव्य की विषय वस्तु अपने व्यक्तिगत जीवन से ही खोजने का प्रयास किया था। अपने निजी जीवन के प्रसंगों, घटनाओं एवं व्यक्तिगत घटनाओं को अनेक छायावादी कवियों ने काव्य वस्तु बनाया। जैसे हम पंत जी की इस पंक्ति से इसको सिद्ध कर सकते हैं। पंत जी की यह पंक्ति द्रष्टव्य है। शिशु उर के मृदु भावों से तुम्हारा कर नित नव श्रृंगार, पूछता हूं मैं तुम्हें कुमारी, मूंद दोहरे दृग छाया। इसी प्रकार से निराला जी की आत्माभिव्यंजना इन पंक्तियों में हुई है। द्रष्टव्य है, धिक जीवन जो पाता, धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, प्रेम समान जिसके लिए सदा ही किया शोध। सौंदर्य चित्रण इसकी दूसरी विशेषता है। छायावादी कवि मूलतः प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं, किंतु उनकी सौंदर्य भावना सूक्ष्म है। उनमें रीतिकालीन काव्य की जो स्थूलता और मांसलता रही है, उसका अभाव है, उससे परे है। शारीरिक अंगों की कांति का वर्णन भी उसमें बड़े ही आकर्षक ढंग से किया है। सारा जैसे उनकी प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी में श्रद्धा के रूप सौंदर्य का चित्रण करते हुए पंत जी लिखते हैं कि नील परिधान बिच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। यहां कवि ने सुकुमार अंग का वर्णन तो किया है, किंतु सांकेतिक शैली में
किया है। सौंदर्य परमात्मा के द्वारा मानव को दिया गया सात्विक वरदान है। कविवर प्रसाद जी श्रद्धा का सौंदर्य फूलों के पराग, सुगंध एवं मकरंद से युक्त है। श्रद्धा के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए वे लिखते हैं, कुसुम कानन अंचल में मद पवन प्रेरित सौरभ साकार, रचित परमाणु पराग शरीर, खड़ा होले मधु का आधार। तीसरी विशेषता है श्रृंगार निरूपण। जहां द्विवेदी युगीन कविता में श्रृंगार निरूपण बहुत कम हुआ है और जहां हुआ है वह भी बहुत मर्यादित है। छायावाद में आकर कविता में पुनः श्रृंगार की प्रतिष्ठा हुई है। इन कवियों ने श्रृंगार के संयोग और वियोग अर्थात संयोग और विप्रलंभ श्रृंगार दोनों ही पक्षों का बहुत ही आकर्षक ढंग से चित्रण किए हैं। निराला की जूही की कली नामक कविता में प्रकृति के प्रतीकों से प्रेम व्यापारों का निरूपण किया गया है। देखिए कि जूही की कली अपने प्रेम व्यापार का आत्मकथन किस प्रकार कर रही है। निर्दयी उस नायक ने निपट निठुराई की, झोंकों की झाड़ियों से सुंदर कुसुकुमार दे सारी झकझोर डाली। तो इसी प्रकार से पंत के काव्य में, महादेवी जी के काव्य में, निराला जी के काव्य में भी श्रृंगार का बहुत ही सुंदर वर्णन हुआ है और उसके दोनों पक्षों का वर्णन हुआ है। प्रिय विद्यार्थियों, छायावादी कविताओं में जहां श्रृंगार का मनोरम चित्रण तो हुआ है, उसके संयोग श्रृंगार का, वहीं वियोग श्रृंगार का भी बहुत ही सुंदर और सूक्ष्म निरूपण हुआ है। कवि और पंत ने तो यहां तक कह दिया है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। जिस प्रकार से आदि कवि वाल्मीकि ने क्रौंच पक्षी के वध से के दृश्य को देखकर करुणा के भाव से भर गया था और सहज भाव से कविता का उद्भव उनके मुख से हुआ था, वही भाव को यहाँ पर पंत जी व्यक्त करते हैं। चौथी विशेषता के रूप में ले सकते छायावादी काव्य में नारी भावना। छायावादी कवियों ने नारी के प्रति उदात्त दृष्टिकोण अपनाकर समाज में उसे सम्मानजनक स्थान दिलाने का यानी कि प्रतिष्ठित करने का कार्य किया है अपनी कविताओं में। छायावादी कवियों ने नारी को प्रेरणा का पावन स्रोत माना है।
उसे गरिमा प्रदान किया है, वह दया, प्रेम, क्षमा, करुणा की देवी के रूप में उनकी कविताओं में प्रतिष्ठित हुई है। प्रसाद जी श्रद्धा के प्रति श्रद्धा का चित्रण करते हुए संपूर्ण नारी जगत के लिए श्रद्धा का बहुत सुंदर भाव अपने महाकाव्य में व्यक्त किया है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। पंत ने देवी, मां, सहचरी और प्राण आदि कहकर नारी के प्रति अपने आदर भाव का परिचय दिया है। वे लिखते हैं, तुम देवी आह कितनी उदार, वह मातृमूर्ति है निर्विकार, हे सर्वमंगले तुम महती, सबका दुख अपने पर सहती। छायावादी काव्य की अगली विशेषता के रूप में हम ले सकते हैं उसकी रहस्य भावना। छायावादी काव्य में रहस्यवाद की प्रवृत्ति भी प्रमुख रूप से दिखाई पड़ती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसी कारण छायावाद का अर्थ रहस्यवाद माना है। प्रायः सभी छायावादी कवियों ने अज्ञात सत्ता के प्रति जिज्ञासा का भाव अपनी अपनी रचनाओं में व्यक्त किए हैं। पंत जी की रचना मौन निमंत्रण में इसकी अभिव्यक्ति बहुत सुंदर ढंग से हुई है। मौन निमंत्रण उनकी प्रसिद्ध रचना है। वे अज्ञात के प्रति, परम सत्ता के प्रति रहस्यवादी भावना को प्रकट करते हुए कह उठते हैं कि ना जाने कौन है द्युतिमान, जान मुझको अबोध अज्ञान, सुझाते हो तुम पथ अनजान, फूक देते हो छिद्रों में गान। तो ठीक इसी प्रकार से पंत जी की यह अभी मौन निमंत्रण का उदाहरण दिया। ठीक उसी प्रकार से प्रसाद जी कामायनी नामक महाकाव्य में रहस्यवादिता को प्रकट करते हुए लिखते हैं कि हे अनंत रमणीय कौन तुम, यह मैं कैसे कह सकता, कैसे हो क्या हो, इसका तो भार विचार न सह सकता। अगली विशेषता है प्रकृति चित्रण। छायावादी काव्य प्रकृति के कुशल चितेरे हैं। कवियों ने प्रकृति पर मानवीय चेतना का अभेद आरोप करके, अर्थात उसका मानवीकरण करके उसके साथ, मनुष्य के साथ उसे हंसते हुए रोते हुए दिखाया है। देख अचिरता जगत की आप, शून्य समीर भरता निश्वास, शून्य भरता समीर निश्वास, डालता पातों पर चुपचाप, होश के आंसू नीलाकाश। अगली विशेषता है राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति।
हम यह ना समझे कि छायावादी कवि गण केवल प्रकृति में ही रमे रहे और छायावाद का समय एक ऐसा समय रहा है जब देश की आजादी के लिए आंदोलन अपने तीव्रतम स्वरूप में पूरे राष्ट्र भर में व्याप्त था और एक सजग साहित्यकार राष्ट्र और समय से दूर भला कैसे हो सकता है। तो राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति इनकी कविताओं में स्वाभाविक रूप से आया है। बहुत से समालोचक यह आरोप लगाते हैं कि छायावादी कविगण अपने समकालीन सामाजिक राष्ट्र और राष्ट्रीय समस्याओं से परे होकर के प्रकृति के मनोरम स्वरूप में ही खोए रहे, लेकिन यह ऐसी बात नहीं है। जहां वे प्रकृति का सुंदर चित्रण किए हैं वैसे ही अपने समय की जो मांग रही है, जो समय की परिस्थितियां रही है, उससे भी वे अछूते नहीं रहे हैं। यदि ऐसी स्थिति होती, वे केवल प्रकृति में ही रमे होते, समकालीन समय से कटे हुए होते, तो प्रसाद जी भला यह कैसे लिखते कि अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। उन्हीं के समकालीन माखनलाल चतुर्वेदी जी भी जब लिखते हैं कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। और शिल्पगत यदि हम इस पर दृष्टि डालें तो छायावादी कवियों ने शिल्प की दृष्टि से भी बहुत ही सुंदर रचनाएं की है। शिल्प विधान भी बहुत अच्छा है। प्रकृति का मानवीकरण इसकी विशिष्टता है। भाषा में लाक्षणिकता है। भाषा संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावलियों से युक्त है और भाषा में ध्वन्यात्मकता है, व्यंजना है, विरोधाभास अलंकार की प्रचुरता भी है। नए नए उपमान भी है। अमूर्त उपमान भी इस काव्य प्रवृत्ति की विशेषताएं हैं। तो इस प्रकार से आप छायावादी काव्य की विशेषताओं से अवगत हुए होंगे। आशा करता हूं यह आपके लिए, आपके अध्ययन में सहायक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।